सोचिए, जब हम सेहत की बात करते हैं तो तुरंत ध्यान जाता है खाने पीने यानी आहार पर, हाँ बिल्कुल। और फिर कसरत यानी व्यायाम पर। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि एक तीसरा उतना ही मजबूत स्तंभ है, निद्रा यानी नींद। दिलचस्प है ना कि हम सेहत के दो स्तंभों पर तो काफी जोर देते हैं, पर इस तीसरे को इतनी आसानी से पीछे छोड़ देते हैं। सही बात है। चरक संहिता इसे जीवन के 3 उपस्तंभों आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य में गिनती है। आखिर क्यों नींद इतनी बुनियादी है और क्यों आज की भागदौड़ में ये सबसे पहले कटती है? चलिए इस पहलू को थोड़ा खोलते हैं। आज इस चर्चा का मकसद यही है कि हम आयुर्वेद की दृष्टि को समझें। नींद क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमारे शरीर और मन के लिए असल में करती क्या है, कैसे अलग अलग लोगों की प्रकृति यानी वात, पित्त, कफ उनकी नींद को अलग तरह से प्रभावित करती है, और सबसे जरूरी, बेहतर नींद के लिए हम अपनी जिंदगी में क्या ठोस व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं जो आयुर्वेद के ज्ञान पर आधारित हों। तो शुरुआत करते हैं उसी बुनियादी बात से जो हमारे स्रोत बार बार सामने लाते हैं, जीवन के वो 3 स्तंभ आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जी। कमाल की बात है कि चरक संहिता इन तीनों को बराबर का दर्जा देती है, लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो जब भी समय कम पड़ता है या कुछ ज्यादा करना होता है तो सबसे पहले हम नींद से ही कटौती करते हैं। और ये कटौती कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा हमें चरक संहिता के एक सूत्र से लगता है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत सामग्री में भी है। सूत्र कहता है, सुखम दुखम पुष्टिः कार्श्यम बलाबलम वृष्टा क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च निद्रायत्तम। ये सुनने में थोड़ा संस्कृतनिष्ठ लग सकता है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। मतलब आपका सुख या दुख, आपका पोषण या कमजोरी, यानी आप मोटे होंगे या पतले, अच्छा, आपकी ताकत या दुर्बलता, आपकी यौन शक्ति यानी वृषता या नपुंसकता यानी क्लीबता, आपका ज्ञान या अज्ञान, और यहाँ तक कि आपका जीवन या मृत्यु भी, ये सब कुछ सही और उचित नींद पर निर्भर करता है। ये तो जबरदस्त बात है। मतलब नींद सिर्फ शरीर को आराम देने वाली चीज नहीं, बल्कि ये जीवन के लगभग हर पहलू को नियंत्रित कर रही है। हाँ, खुशी, सेहत, ताकत, यहाँ तक कि हमारी समझ और जीवन काल को भी। ये सोचना ही अपने आप में चौंकाने वाला है कि हजारों साल पहले इस बात को इतनी स्पष्टता से समझा गया था। बिल्कुल। ये नींद को महज एक जैविक जरूरत से कहीं ऊपर ले जाता है। ये इसे जीवन की गुणवत्ता का आधार बनाता है। और जब हम सोचते हैं कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसे भोजन और ब्रह्मचर्य, जिसका व्यापक अर्थ संयम और जीवन ऊर्जा का सही इस्तेमाल है, उसके बराबर रखा, तो हमें इसकी अहमियत का सही अंदाजा लगता है। वे शायद देख पा रहे थे कि बिना उचित नींद के न तो भोजन ठीक से पचेगा और शरीर को लगेगा, सही बात है, और न ही व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से इतना संतुलित रह पाएगा कि वो संयम का पालन कर सके या ज्ञान अर्जित कर सके। और आज की ये जो 24/7 वाली जिंदगी है, जहाँ काम के दबाव, सोशल मीडिया, देर रात तक जागना आम बात है, वहाँ ये चेतावनी और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। बहुत ज्यादा। हम नींद को एक विलासिता, एक लग्जरी आइटम की तरह देखते हैं जिसे अपनी मर्जी से कम या ज्यादा किया जा सकता है, जबकि आयुर्वेद इसे बिल्कुल बुनियादी जरूरत बता रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम सोते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से होता क्या है असल में? ये सिर्फ आंखें बंद करना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि चरक संहिता नींद को भूतधात्री कहती है, यानी सभी प्राणियों का पोषण करने वाली माँ के समान। हाँ, भूतधात्री। और प्रक्रिया के तौर पर इसे एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था माना जाता है जहां हमारा मन और हमारी इंद्रियां वो अपने अपने विषयों से हट जाती हैं, उन्हें आराम मिलता है। इसे थोड़ा और खोलें तो, जब मन थक जाता है या जब शरीर में कफ दोष स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, जो कि रात में होता है, तो इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा बाहरी दुनिया से अपना संपर्क जैसे कम कर देती हैं। अच्छा। आंखें देखना बंद करती हैं, कान सुनना, त्वचा महसूस करना, मन भी बाहरी विचारों और विश्लेषणों से हटकर अंदर की ओर मुड़ता है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं रीसेट है। रीसेट, हाँ। जहां सिस्टम को शांत होने और खुद को ठीक करने का मौका मिलता है। ये वो समय है जब शरीर दिन भर की टूट-फूट की मरम्मत करता है और मन अनुभवों को संसाधित करता है। ये तो शरीर और मन का एक जरूरी डाउन टाइम हुआ। लेकिन अगर हम इस जरूरत को पूरा ना करें, इसे लगातार टालते रहें या दबाएं, तो जैसा कि अक्सर होता है। यहीं पर चरक संहिता की चेतावनियां बहुत स्पष्ट है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, नींद को रोकने या अपर्याप्त नींद लेने से कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। चरक संहिता
कुछ खास लक्षणों का जिक्र करती है। अंगमर्द यानी पूरे शरीर में दर्द और टूटन महसूस होना। अंगमर्द। तंद्रा, उनींदापन, सुस्ती, हर समय नींद जैसा महसूस होना। शिरोरोग, सिर से जुड़ी समस्याएं जैसे सिर दर्द या भारीपन। और नेत्र गौरव, आंखों में भारीपन महसूस होना। अरे ये लक्षण तो बहुत जाने पहचाने लगते हैं। कई बार जब नींद पूरी नहीं होती तो सुबह उठकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है, बदन दर्द, सिर भारी, आंखें बोझिल। हाँ, और ये महज शारीरिक लक्षण नहीं है। चरक संहिता ज्ञान और अज्ञान को भी नींद से जोड़ती है। ज्ञान और अज्ञान को भी? हाँ, इसका मतलब है कि नींद की कमी हमारी सोचने समझने की क्षमता, हमारी निर्णय लेने की शक्ति, हमारी याददाश्त, इन सब पर बुरा असर डालती है। और यहाँ ये जानना रोचक है कि ये सिर्फ प्राचीन मान्यता नहीं है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, आधुनिक विज्ञान भी नींद की कमी, जिसे स्लीप डिप्रिवेशन कहते हैं, उसे सीधे तौर पर संज्ञानात्मक कार्य यानी कॉग्निटिव फंक्शन में गिरावट, याददाश्त कमजोर होने, मूड खराब होने जैसे चिड़चिड़ापन, उदासी बिल्कुल होता है। और यहाँ तक कि लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हृदय रोग, डायबिटीज और कमजोर इम्यूनिटी से जोड़ता है। ये हजारों साल पुरानी समझ और आज के वैज्ञानिक शोध का सीधा मेल है। तो ये स्पष्ट है कि नींद कितनी जरूरी है और उसे नजरअंदाज करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। आयुर्वेद सिर्फ ये नहीं बताता कि नींद क्यों जरूरी है, बल्कि ये भी समझाता है कि हर किसी की नींद की जरूरत और पैटर्न अलग क्यों हो सकता है। यहाँ पर 3 दोषों वात, पित्त और कफ की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है कि हर व्यक्ति की एक अनूठी प्रकृति या दोष संरचना होती है, जो वात यानी वायु और आकाश तत्व, पित्त अग्नि और जल तत्व, और कफ पृथ्वी और जल तत्व के संतुलन से बनती है। ये दोष हमारे शरीर की हर क्रिया को प्रभावित करते हैं और नींद भी इससे अछूती नहीं है। स्रोत इस पर काफी रोशनी डालते हैं। देखिए, वात प्रकृति वाले लोग, जिनमें वायु और आकाश की प्रधानता होती है, आमतौर पर हल्के और गतिशील होते हैं। उनकी नींद भी अक्सर हल्की होती है। उन्हें सोने में मुश्किल हो सकती है क्योंकि उनका मन ज्यादा सक्रिय रहता है, विचारों में उलझा रहता है। मन भागता रहता है। बिल्कुल। रात में उनकी नींद आसानी से टूट सकती है और वो शायद जल्दी उठ भी जाएं, लेकिन तरोताजा महसूस ना करें। उनकी नींद का पैटर्न अनियमित हो सकता है। अच्छा, तो जिनका मन ज्यादा चलता रहता है, जिन्हें बिस्तर पर जाने के बाद भी घंटों नींद नहीं आती, या जो जरा सी आहट से जाग जाते हैं, उनमें वात का प्रभाव ज्यादा हो सकता है? तुम्बफ्ता। फिर आते हैं पित्त प्रकृति वाले लोग, जिनमें अग्नि तत्व प्रमुख होता है। ये लोग आमतौर पर अनुशासित होते हैं और उन्हें नींद आने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। वो एक निश्चित समय पर सो सकते हैं, लेकिन उनकी नींद बीच रात में टूट सकती है। अक्सर ऐसा शरीर में बढ़ी हुई गर्मी के कारण होता है, या कभी-कभी तीव्र सपनों या रात में भूख लगने की वजह से भी। उनकी नींद की अवधि मध्यम हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता में रुकावट आ सकती है। यानी सो तो गए आसानी से, पर रात 2 बजे आंख खुल गई और फिर नींद नहीं आ रही, या पसीने से जाग गए, ये पित्त का संकेत हो सकता है। हाँ, ये पित्त असंतुलन का एक लक्षण हो सकता है, खासकर अगर रात का खाना भारी या मसालेदार था। और आखिर में है कफ प्रकृति वाले लोग, जिनमें पृथ्वी और जल तत्व की प्रधानता होती है। ये स्वभाव से स्थिर और भारी होते हैं। अच्छा। इनकी नींद आमतौर पर बहुत गहरी और लंबी होती है। इन्हें सोना बहुत पसंद होता है और ये ज्यादा घंटों तक सो सकते हैं, लेकिन इनकी चुनौती सुबह उठने में होती है। हाँ, ये तो है। इन्हें सुबह बहुत भारीपन, आलस महसूस हो सकता है और बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। तो जो लोग सुबह अलार्म बजने के बाद भी उठ नहीं पाते और उठने के बाद भी काफी देर तक सुस्त महसूस करते हैं, उनमें कफ का प्रभाव हो सकता है। ये तो कमाल है। मतलब आयुर्वेद ने नींद के इतने व्यक्तिगत पैटर्न को भी वर्गीकृत किया है। यही आयुर्वेद की खूबी है। ये एक नुस्खा सबके लिए वाला दृष्टिकोण नहीं अपनाता, और यहीं से हमें समाधान की दिशा भी मिलती है। आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है विपरीत गुण चिकित्सा, यानी जो गुण बढ़ा हुआ है उसके विपरीत गुणों वाली चीजों से उसे संतुलित करना। अच्छा, विपरीत गुण। हाँ, स्रोत इसी सिद्धांत के आधार पर नींद सुधारने के लिए कुछ प्रकृति अनुसार सुझाव देते हैं। वात प्रकृति वालों के लिए, जिनकी नींद हल्की और मन चंचल होता है, यानी रूखापन और गतिशीलता के गुण। उन्हें स्थिरता और स्निग्धता, मतलब चिकनाई,
बढ़ाने वाली चीजें मदद कर सकती हैं। जैसे सोने से पहले पैरों के तलवों पर गर्म तिल के तेल या घी से मालिश करना, जिसे पाद अभ्यंग कहते हैं। ये वात को शांत करता है। पाद अभ्यंग? हाँ, गर्म दूध पीना, शायद थोड़ी सी जायफल या अश्वगंधा के साथ अगर चिकित्सक सलाह दें, वो भी फायदेमंद हो सकता है। शांत, धीमी गति वाला संगीत सुनना या ध्यान करना मन को शांत करने में मदद कर सकता है। पाद अभ्यंग, पैरों की मालिश, ये तो सुनने में ही बहुत आरामदायक लग रहा है। वात की चंचलता को शांत करने का एक सीधा तरीका। हाँ, ये बहुत प्रभावी माना जाता है। अब पित्त प्रकृति वालों के लिए, जिनमें गर्मी और तीव्रता ज्यादा होती है, उन्हें ठंडी और शांत करने वाली चीजें चाहिए। सोने का कमरा ठंडा और हवादार होना चाहिए। रात का खाना हल्का, कम मसालेदार और ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ठंडी तासीर वाली चीजें जैसे घी, दूध या नारियल तेल का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है। सोने से पहले बहुत ज्यादा उत्तेजक गतिविधियां या बहस से बचना चाहिए। शांत करने वाली खुशबुएं जैसे चंदन या गुलाब का प्रयोग भी मदद कर सकता है। यानी पित्त वालों को अपनी आग को शांत रखने पर ध्यान देना है, खासकर रात के समय। बिल्कुल। और कफ प्रकृति वालों के लिए, जो भारीपन और सुस्ती से जूझते हैं, उन्हें हल्कापन और सक्रियता बढ़ाने वाली चीजें चाहिए। अच्छा। उनके लिए सबसे जरूरी है रात का खाना जल्दी और बहुत हल्का खाना। सुबह जल्दी उठना और उठते ही थोड़ी कसरत या तेज टहलना उनके शरीर की जड़ता को तोड़ने में मदद करता है। ये जरूरी है। हाँ, दिन में सोने से बचना चाहिए। उत्तेजक चीजें जैसे अदरक या शहद कम मात्रा में उनके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा तेज कर सकती है। उन्हें गर्म और सूखे वातावरण में ज्यादा आराम मिल सकता है। तो ये तो बहुत ही व्यक्तिगत सलाह हो गई। मतलब अपनी प्रकृति को समझकर अपनी नींद की दिनचर्या को ढालना। ये जेनेरिक 8 घंटे सोने वाली सलाह से कहीं ज्यादा उपयोगी लगता है। निश्चित रूप से ये आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है, व्यक्ति को उसकी संपूर्णता में देखना। अब बात करते हैं कुछ ऐसी सामान्य आदतों की जो किसी भी प्रकृति के व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकती हैं एक अच्छी नींद की दिनचर्या बनाने के लिए। स्रोत कुछ व्यवहारिक कदम बताते हैं जो प्राचीन ज्ञान और आज की जीवन शैली दोनों से मेल खाते हैं। आपने पाद अभ्यंग का जिक्र किया, जो एक प्राचीन नुस्खा है। आज के संदर्भ में और क्या कर सकते हैं? तो इसका आज के जीवन में क्या मतलब है? स्रोत कुछ आधुनिक व्यवहारिक कदम सुझाते हैं जो प्राचीन सिद्धांतों से भी मेल खाते हैं। पहला, जैसा कि कफ प्रकृति के लिए भी जोर दिया गया, रात में हल्का भोजन करना। आयुर्वेद के अनुसार सूर्यास्त के आसपास या सोने से कम 2-3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए ताकि पाचन प्रक्रिया नींद में बाधा न डाले। हाँ, ये बहुत जरूरी है। भारी तला हुआ या मीठा भोजन रात में पाचन तंत्र पर बोझ डालता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सोने का माहौल। कमरा शांत, अंधेरा और आरामदायक तापमान वाला होना चाहिए, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। ये पित्त प्रकृति वालों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी के लिए सहायक है। शरीर स्वाभाविक रूप से ठंडे तापमान में बेहतर सोता है। तीसरा, और शायद आज के डिजिटल युग में सबसे बड़ी चुनौती, सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना। ओह हाँ। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे शरीर के नींद उत्प्रेरक हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन को दबा देती है। बिल्कुल। स्रोत सलाह देते हैं कि सोने से कम 1 घंटा पहले इन स्क्रीन्स को बंद कर देना चाहिए। ये शायद सबसे मुश्किल बदलावों में से एक है आजकल, लेकिन असरदार है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और चौथा सुझाव है सोने से पहले मन को शांत करने की कोई गतिविधि अपनाना। ये कुछ भी हो सकता है जो आपको आराम दे। हल्की स्ट्रेचिंग, कुछ पन्ने किताब पढ़ना, स्क्रीन पर नहीं। हाँ, किताब। शांत संगीत सुनना या कुछ मिनटों का ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास। ये वात प्रकृति वालों के लिए मन को शांत करने में विशेष रूप से सहायक है, पर सभी को दिन भर के तनाव से मुक्त होने में मदद करता है। तो ये एक तरह की विंड डाउन रूटीन वे है ना, जो शरीर और मन को संकेत देती है कि भई अब सोने का समय हो रहा है। बिल्कुल। यहाँ हम फिर से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम देख रहे हैं। पाद अभ्यंग वात शांत करता है, ये आयुर्वेदिक सिद्धांत हो गया। हाँ। हल्का भोजन पाचन सही रखता है, सही तापमान आरामदायक है, स्क्रीन से दूरी मेलेटोनिन बचाती है, ये आधुनिक विज्ञान। जी। और ध्यान मन शांत करता है, ये दोनों में मान्य है। बिल्कुल, दोनों ही धाराएं हजारों साल पुराना आयुर्वेद
और आधुनिक स्लीप साइंस इस बात पर सहमत है कि नींद कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके। इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। एक शांतिपूर्ण नियमित सोने से पहले की दिनचर्या बनाना बेहद जरूरी है। जैसा कि स्रोत निष्कर्ष निकालते हैं, नींद को आयुर्वेद में सिर्फ आराम नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए सबसे शक्तिशाली औषधियों में से एक माना गया है। ये शरीर और मन दोनों की मरम्मत और कायाकल्प का प्राकृतिक तरीका है। तो आज की इस गहन चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आयुर्वेद नींद को हल्के में नहीं लेता। ये इसे जीवन के उन आधार स्तंभों में से एक मानता है जिन पर हमारा पूरा स्वास्थ्य, हमारी खुशी, हमारी ताकत, यहाँ तक कि हमारा ज्ञान और जीवन काल टिका है। हमने देखा कि नींद की कमी सिर्फ थकान नहीं लाती, बल्कि शरीर में दर्द पैदा कर सकती है, सोचने समझने की शक्ति कम कर सकती है और लंबे समय में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। हमने ये भी समझा कि कैसे हमारी व्यक्तिगत प्रकृति, वात, पित्त या कफ हमारी नींद के पैटर्न को प्रभावित करती है और क्यों हमें अपनी नींद की रणनीति को अपनी प्रकृति के अनुसार ढालना चाहिए। जी। और सबसे अहम, हमने कुछ व्यवहारिक तरीके देखे, प्राचीन नुस्खों जैसे पाद अभ्यंग से लेकर आधुनिक आदतों जैसे स्क्रीन टाइम को सीमित करने तक, जो हमें बेहतर नींद पाने में मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर सार यही है कि नींद कोई ऐसी चीज नहीं जिसे नजरअंदाज किया जाए या जिसकी बलि चढ़ाई जाए। ये हमारे समग्र कल्याण के लिए एक अनिवार्य, एक नॉन निगोशिएबल जरूरत है। और ये सब बातें एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाती हैं। स्रोत हमें बार बार याद दिलाते हैं कि आयुर्वेद नींद को शारीरिक बल से लेकर ज्ञान और जीवन की अवधि तक हर मौलिक चीज से जोड़ता है। हाँ। अब सोचिए, अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर और शायद एक समाज के तौर पर भी नींद को वो प्राथमिकता देना शुरू कर दें जो आयुर्वेद सुझाता है, अगर हम इसे महज एक निष्क्रिय जरूरत ना मानकर स्वास्थ्य और कल्याण का एक सक्रिय महत्वपूर्ण अंग समझें, तो ये न केवल हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर को कैसे बदलेगा, बल्कि ये हमारी सोच की स्पष्टता, हमारी रचनात्मकता, समस्याओं को सुलझाने की हमारी क्षमता और शायद समाज की समग्र उत्पादकता और मानसिक शांति को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है कि क्या नींद को सही मायने में प्राथमिकता देना हमारे जीवन की गुणवत्ता में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसी विचार के साथ कि नींद शायद हमारे स्वास्थ्य और क्षमता का वो अनदेखा खजाना है जिसे हम खोलने का इंतजार कर रहे हैं, आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।